हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, मोशन एंड फोर्स। तो आज मोशन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है मोमेंटम। बेसिकली मोमेंटम की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज लीनियर मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो मोशन असल में डिपेंड किस चीज़ पर करती है। देखिए, दो बॉल्स हैं, एक का मास 0.5 kg है और दूसरी अगर फर्ज करें कि 10 kg की है, तो दोनों को एक जितनी अगर किक लगाएं तो कौन सी बॉल ज़्यादा मूव करेगी? 0.5 kg वाली ज़्यादा मूव करेगी। मतलब दोनों बॉल्स पर एक जितनी फोर्स लगाई लेकिन कम मास वाली ज़्यादा मूव हुई बॉल। तो हम कह सकते हैं मैस पर डिपेंड करता है बॉडी का मोशन। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें कि मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, और मोमेंटम को हम क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं, तो मतलब सेकेंड थिंग जिस पर मोशन डिपेंड करती है वो है वेलोसिटी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मद्देनज़र रखकर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला आता है p इज इक्वल टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। Momentum is a vector quantity. The vector quantity means it has magnitude as well as direction. तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो स्टूडेंट्स फार्मूला है P इज इक्वल टू mv, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो मैस इसमें एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो मीन्स के मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो कि वेलोसिटी की है, क्योंकि मैस और वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है ना ये मोमेंटम। अब अगर इस फार्मूले को यूज़ करके हम मोमेंटम के ऐसे यूनिट्स निकालें तो मैस के यूनिट्स होते हैं किलोग्राम, जबकि वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम के यूनिट्स होंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही हो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम सिर्फ स्पीड पर यानी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि उस वो मैस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, तो सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा मोमेंटम, मैस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो जिन इन मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जिस बॉडी के लिए ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम हम कहेंगे ज़्यादा होगा। मसलन फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी का मास 10 kg है और वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मोमेंटम होगा P इज़ इक्वल टू mv। अब मास क्या है 10 kg और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 kg मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड बॉडी है, उसका मास है 1 kg और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड फ़र्ज़ कर लेते हैं ना। तो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मोमेंटम होगा P इज़ इक्वल टू mv। तो मैस है 1 और वेलोसिटी है 100, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड। अब देखें दोनों बॉडीज़ को गौर से, अगर हम इनकी मैस और वेलोसिटीज़ को देखें तो सेकेंड बॉडी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है क्योंकि उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, जबकि फर्स्ट बॉडी की 10 मीटर पर सेकेंड है। इन दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी चेंज है लेकिन फिर भी दोनों का मोमेंटम हमारे पास सेम है, 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यही है ना कि ज़रूरी नहीं कि जो बॉडी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है या जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। मोमेंटम कैलकुलेट होगा मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्पल्स, बट इम्पल्स से पहले हम देखेंगे कि मोमेंटम का सेकेंड लॉ जो है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ और मोमेंटम का आपस में रिलेशन क्या है। तो सेकेंड लॉ क्या है असल में स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जब बॉडी एट रेस्ट हो या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही हो तो अप्लाई होता है फर्स्ट लॉ, मतलब जिस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो। लेकिन जब फोर्स अप्लाई होती है बॉडी पर तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और अप्लाई होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस के।
फार्मूला भी हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ का, F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन जनरली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी Vf माइनस Vi। तो a की जगह इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू a की जगह Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। t को इक्वल के दूसरी तरफ अगर हम लिए जाएं तो F क्रॉस t इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो सिंपली एम वी होता है मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे एम वी एफ है मीन्स फाइनल मोमेंटम और एम वी आई मीन्स इनिशियल मोमेंटम। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं F क्रॉस t इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूटन ने स्टेटमेंट दी थी अपनी सेकंड लॉ की, वो उसने यही दी थी कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो बॉडी पर अप्लाई हो रही है फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन मोमेंटम के। बाद में हमने उसको सिंप्लीफाई करके F इज इक्वल टू एम ए की फॉर्म में लिखा था। तो मोस्टली कॉमनली हम उसी को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। तो ये है वो स्टेटमेंट जिससे न्यूटन सेकेंड लॉ का मोमेंटम के साथ हमें रिलेशन पता चलता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसी को हम इम्पल्स कहते हैं। मतलब कि इम्पल्स कोई नई चीज़ नहीं है, मोमेंटम में तब्दीली को ही हम इम्पल्स का नाम दे देते हैं। तो F क्रॉस t इज इक्वल टू इम्पल्स। तो इम्पल्स किसके बराबर होता है? F क्रॉस t के। यहाँ क्रॉस का सिंबल जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए नहीं है, उस क्रॉस प्रोडक्ट को नहीं शो करा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो तब हो सकता है ना जब दो वेक्टर्स होते हैं और इनके दरमियान क्रॉस होता है। यानी जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम तब क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पे। इम्पल्स इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी और इसके यूनिट्स होंगे F क्रॉस t है तो फोर्स का न्यूटन और टाइम का हमारे पास यूनिट होता है सेकेंड। तो इम्पल्स का हमारे पास यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड। अब यही वजह है कि जब आप दीवार को पंच करते हो, डायरेक्टली दीवार पर पाँव या हाथ से किक लगाते हो तो फोर्स के साथ तो वो एक आपको हर्ट करता है, लेकिन डायरेक्ट दीवार को पंच करने की बजाय अगर आप यहाँ पर कोई कुशन रख दें या कोई और सॉफ्ट सी चीज़ रख दें स्ट्रेचेबल, तो इसके ऊपर आप फोर्स के साथ किक करो तो आपको हर्ट नहीं होगा। और ऐसा क्यों होता है, उसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसकी वजह है इम्पल्स, और इम्पल्स डिपेंड करता है फोर्स और टाइम पर। तो जितना ज़्यादा टाइम होगा कनेक्शन के वक्त उतना ही पेन कम होगा। देखिए, जब डायरेक्ट दीवार पर हिट किया तो हाथ या पाँव जिससे भी आप हिट कर रहे होते हैं वो सिर्फ 1 सेकेंड या मे बी सेकेंड से भी कम टाइम के लिए दीवार को कांटेक्ट करे। लेकिन जब दीवार में दरमियान में कुशन आप रख देते हो तो हमने हिट किया तो पहले कुशन से कांटेक्ट हुआ, फिर कुशन से टकरा कर फ़ौरन वापस हाथ नहीं आता, बल्कि उस कुशन को कंप्रेस करता है, दबाता है, फिर किसी जगह जाकर स्टॉप होता है, फिर वापस रिलैक्सिंग पोजीशन में आता है। तो हमारा हार्ट ज़्यादा देर बाद अलग होता है उससे। मतलब कांटेक्ट करने का टाइम जो है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पेन हमें कम होती है। जब दो चीज़ें, दो टर्म्स इक्वल की एक ही साइड पर, यानी किसी इक्वेशन में अगर दो टर्म्स इक्वल के एक ही साइड पर मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो इट मीन्स कि इनमें एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। इस फार्मूले में F क्रॉस t फार्मूले के एक ही साइड पर है, इक्वल की एक ही साइड पर दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मीन्स कि अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगी, इसलिए पेन भी कम होगा। आपके टेक्स्ट बुक में फुटबॉल और पत्थर की एग्जाम्पल दी गई है कि इम्पल्स की वजह से पत्थर हर्ट करता है, जबकि फुटबॉल से खेलने से हम हर्ट नहीं होते अगर दोनों पर एक जितनी भी फोर्स लगाते हैं तो, क्योंकि उस पर कांटेक्ट टाइम जो है हमारे पास
कांटेक्ट करने का उसको, वो शॉर्ट होता है पत्थर पे, और फुटबॉल पे जब हम किक लगाते हैं तो वो टाइम थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।